नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों का हंसवाहिनी जी के क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं सातवाहन राजवंश को। तो सातवाहन राजवंश के तहत और कौन कौन से शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आरंभिक शासकों की हमने बातचीत कर ली है, उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो हमने निपटा लिए हैं। जैसे हमने इनके संस्थापक से लेकर के सिमुख से लेकर के हमने पढ़ा। सबसे पहले सातकर्णी प्रथम पढ़ा, उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट शासकों को हमने यहाँ पर लिया था एक एक को, है ना। सिमुख, सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी तक हम पढ़ चुके थे। तो साथियों, अब अपन चर्चा करते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी यहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो अब आगे के शासकों की हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि बिना भूमिका बनाए मैं आप लोगों को बताता हूँ। भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर काल इसमें हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास है। और इसके अंदर जो वंश चल रहा है साथियों हमारा, वो है सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश, ठीक है। यानी सातवाहन राजवंश के बारे में जितनी भी चीजें होती है वो हमें सारी की सारी क्या करनी है साथियों, पढ़नी है, ठीक है। तो लेते हैं हम एक एक बिंदु को अपना इस टॉपिक का, उसके आगे की अगला शासक कौन सा है उसको हमें लेना है साथियों, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में, आज अपन कुछ विशिष्ट तथ्य और शासकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगला शासक है साथियों हमारा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम आज मिलते जुलते होते हैं, पुलवामी या पुलवामी, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनसे संबंधित कुछ तथ्य हम लोग ले लेते हैं। 130 से लेकर के साथियों इसका जो शासनकाल है वो 154 ईस्वी पूर्व तक है। एक तो इनका जो टाइम पीरियड है ना, ये तो विवादों में रहता है साथियों, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुराणों में इसे पुलोमा या पुलोमावी कहा गया है। पुराणों में इसे पुल्ला, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, पुलामा या पुलोमावी कहा गया है। पुलोमावी कहा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और ये क्या करता है साथियों, अमरावती के बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण, अमरावती के बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण, स्तूपों का पुनर्निर्माण, यानी इनसे संबंधित जितने भी जुड़ी चीजें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। और साथियों, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय एक वंश आता है यहाँ पर, जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। कारदमक नामक वंश या कायरदमक, इस प्रकार का नाम आता है। तो कारदमक जो वंश है उस वंश का शासक आगे पढ़ेंगे हम, रुद्रदामन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दो शासक होते हैं, उन दोनों के साथ इसकी क्या होती है, झगड़ा होता है, इसका संघर्ष होता है। तो उन दोनों को हम ले लेते हैं साथियों, ठीक है। पुलमावी का मैं आप लोगों को एक वंश बता रहा हूं, इस वंश को थोड़ा सा देख लेना। कारदमक, इसी का है ना, इसी का नाम मिल जाता है आपको कर, थोड़ा सा ध्यान रखना, दायमक, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम बिगड़ा हुआ सा है, थोड़ा ध्यान रख लेना। और यानी इस वंश के दो शासक होते हैं, एक का नाम तो होता है चष्टन, सबसे पहले तो ये चष्टन है। और फिर एक शासक और आता है साथियों रुद्रदामन, बहुत महत्वपूर्ण है, रुद्रदामन, ठीक है। तो चष्टन व रुद्रदामन दो शासक हैं। और बात अपन लोग कर रहे हैं किसकी साथियों, साथ साथ में वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की, ठीक है। तो इस वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का क्या होता है, दोनों के साथ संघर्ष होता है, ये ध्यान रखना भैया, दोनों के साथ संघर्ष, ठीक है। इन दोनों के साथ संघर्ष होता है, दोनों में भी इसे है ना, एक तरीके से हम कहेंगे तो जीत हाथ नहीं लगती साथियों, दोनों में ही है ना, दोनों ही बार क्या होता है, पराजित, यानी पराजय का सामना करना पड़ता है इसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो बार पराजित होता है। इस बात का उल्लेख क्या है, इस रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में मिलता है, आप चर्चा करोगे। यानी मैं अभी यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, पुराणों में जिसे पुलामा या पुलवामी कहते हैं, दोनों के साथ संग्रह, दोनों किसके, कादर, है ना, ये जो वंश है कारदमक
या करदाइमक, इस वंश के जो शासक है जिसका नाम है चष्टन या रुद्रदामन, दोनों के साथ झगड़ा होता है। तो यहाँ ये रुद्रदामन से तो ये 2 बार पराजित होता है, 2 बार पराजित। ध्यान रखना यहाँ पर पराजित कौन हो रहा है, रुद्रदामन नहीं बल्कि ये पराजित हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, पुलवामी, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र 2 बार पराजित होता है। ये उल्लेख जो गिरनार जो अभिलेख है, गिरनार अभिलेख, उससे इसकी जानकारी मिलती है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो अब ये दूसरा जो शासक है चष्टन, ये भी क्या करता है साथियों, गुजरात, काठियावाड़ और पुष्कर तक अधिकार कर लेता है, ये भी ध्यान रखना, गुजरात, काठियावाड़ एवं पुष्कर तक ये अधिकार कर लेता है, तक अधिकार। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि पुलवामी के समय एक तरीके से राज्य है ना कमजोर हुआ थोड़ा सा, है ना, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी था। तो इसकी इतनी जो उपलब्धियां मिलती है, कुछ तथ्य जो मैंने लिखे हैं मैं वो भी लिखा देता हूँ। बाद में साथियों ये आंध्र को भी जीत लेता है, थोड़ा सा लिख लेना। हाँ, बाद में आंध्र प्रदेश को जीतता है, बाद में आंध्र की विजय, और आंध्र की विजय करके एक उपाधि धारण करता है दक्षिणापथेश्वर उपाधि, दक्षिणापथेश्वर, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना साथियों, उपाधि ये धारण कर लेता है। और इसके जो सिक्के होते हैं ना, पुलवामी के सिक्के पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जलपोतों का अंकन होता है, जलपोतों का अंकन बहुत महत्वपूर्ण है। पुलवामी के सिक्कों पर जलपोतों का चित्रण या अंकन, ठीक है, ये लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना। और इस पुलवामी के बाद 2 छोटे छोटे शासक आते हैं, उनमें लिख लो, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो आता है शिव श्री सातकर्णी, ये कोई योग्य नहीं होता। उसके बाद आता है एक शिव स्कंद सातकर्णी, शिव स्कंद, मुझे तो लगता है इनको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ, क्योंकि जो चीजें लिखी होगी तो हो सकता है कभी दिमाग में आ ही जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, यानी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के बारे में। अब से पहले हमने कितने शासकों को पढ़ा, सिम्मुख को पढ़ा, सातकर्णी प्रथम को पढ़ा, हाल को पढ़ा, गौतमी पुत्र सातकर्णी को पढ़ा, और अब क्या पढ़ रहे हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। और इसको हमने पढ़ लिया साथियों, क्या पढ़ा, 130 से 154 तक ये शासनकाल है। शासनकाल के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, विसंगति पाई जाएगी। और इसके समय क्या होता है साथियों, मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये 2 शासक है, कार्दमक वंश के, इन दोनों से संघर्ष होता है। ये चष्टन तो इतने क्षेत्र पर इसके अधिकार कर लेता है, गुजरात, काठियावाड़ एवं पुष्कर तक के क्षेत्र को जीत लेता है। और रुद्रदामन 2 बार पराजित करता है, किसको, पुलवामी को, ठीक है, ये गिरनार अभिलेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। और अमरावती के बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण, और अमरावती के बौद्ध स्तूप है उसका निर्माण भी इसी काल में होता है, अपन चर्चा करेंगे, जिस प्रकार शीशे के लेख के बारे में चर्चा की थी साथियों। अब एक और महत्वपूर्ण शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, लेते हैं साथियों, उसको बहुत महत्वपूर्ण है, यज्ञश्री सातकर्णी। अगला शासक आ गया भी यज्ञश्री सातकर्णी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मैं आप लोगों को सीधी बता देता हूं, अंतिम, हाँ बहुत महत्वपूर्ण, अंतिम शक्तिशाली शासक। और ये इसे वास्तव में अंतिम ही माना जाता है, क्योंकि इस वंश के अंदर अंतिम शासक का सीधा स्पष्ट उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। कुछ नाम जरूर मिलेंगे इसके बाद भी, लेकिन कोई उल्लेख स्पष्ट नहीं है। इस वजह से 174 से जो 203 का जो कालक्रम है वो है। कल कुछ विद्यार्थी कमेंट में ये पूछ रहे थे कि सर सातवां शासक का पूरा काल कितना है। तो देखिए आरंभ इसका 30 बीसी से माना जाता है, लेकिन कोई तथ्यात्मक नहीं, कहीं पर 28, कहीं पर 60, इस प्रकार की चीजें लिखी पड़ी है। तो सातवां वंश का अगर पूरा शासनकाल की चर्चा करें ना, तो इसने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है, 300 वर्षों तक शासन किया था।
ये बात आपके दिमाग में रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं रखनी है। और वैसे ये 203 अंतिम यहाँ पर ये प्रमाणिक दिया जाता है, उसके बाद इसके आगे कहीं पर तो 240 लिख रखा है, कहीं पर 270 लिख रखा है। ठीक है, ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। अगर 300 से हम लेना चाहें ना तो ऐसे ले सकते हैं। देखिए, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को बताया कि ये 300 इसका जो आरंभ है 300 बीसी से 30 बीसी से होता है, सॉरी 30 बीसी से, तो माइनस चल रहा है तो 30 तो वो हो गए। और अब ये आगे जाएंगे तो 30 तो हमारे पास बचे हैं, हमें 300 के लिए 200 कितने और चाहिए, 70 और चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि ये 270 तक जाता है, लेकिन अंतिम प्रमाणिक यहाँ पर 203 ही मिलता है। और कहते हैं कि 300 वर्षों के शासन का अंत हो जाता है सातवाहन का, आगे अलग अलग भागों में बंट जाता है, वो भी इस 270 के अंदर मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 300 याद करना। तो ये किसी सातकर्णी अंतिम प्रभावशाली शासक है साथियों। अब इसके बारे में क्या है, एक तो इसने शकों को पराजित किया था, ये बात ध्यान रखना भैया, शकों को पराजित। शक नामक एक जाति है, अपन बात करेंगे विदेशी, तो लिखिएगा शकों को पराजित। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया, शकों को पराजित किया। अगर अपन बात करें पश्चिमी भारत की, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, पश्चिम भारत के कुछ भाग एवं नर्मदा घाटी क्षेत्र जीता इसने, नर्मदा घाटी क्षेत्र जीता। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये व्यापार भी क्या करता था, इसके समय व्यापार सुदृढ़ था, तो कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना, जल यात्रा पसंद थी इसे, व्यापार और जल यात्रा प्रेमी था ये, जल यात्रा प्रेमी। और एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना साथियों, व्यापार तो उसके समय होता ही था। सिक्कों पर जहाजों का चित्रण, प्रश्न आ सकता है, सिक्कों पर जहाजों का चित्रण इसके समय हुआ था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को ये बात बताऊं ना थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट है, इसके समय यहाँ की राजभाषा प्राकृत थी। पूरे सातवाहन वंश के समय में ये बात आती है कि राजभाषा थी यहाँ की प्राकृत, और लिपि थी ब्राह्मी। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी। ठीक है, कुछ तथ्य आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आप लोगों के लिए अलग से ऐड किया है। देखिए, सातवाहन वंश की अगर अपन बात करें साथियों, तो भूमि दान प्रथा का सबसे पहले उल्लेख यहीं से मिलता है। ध्यान रखना, कुछ विशेष तथ्य में लिख लो आप लोग, विशेष तथ्य। ठीक है, ये आप लोग विशेष तथ्य में लिख लोगे, भूमि दान इन ब्राह्मणों को दी जाती थी, भूमि दान प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख, भूमिदान प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण यहीं से मिलता है भैया। पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आप लोगों की कौन सी प्रथा हो गई, भूमिदान प्रथा। आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, विनोबा भावे की भी चर्चा अपन करेंगे, भूदान कूपदान काफी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य मैं यहाँ लोगों को बता देता हूँ। बौद्ध साहित्य साथियों, एक तो शुंग काल की थोड़ी दो चीज और बता देता हूँ मैं, है ना। शुंग काल की दो बातें बता करके फिर मैं वापिस इस वंश से संबंधित कुछ तथ्य ले लेता हूँ। एक तो ध्यान रखना भी, सातवाहनों ने क्या है, शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, ध्यान रखना। इसके बाद के कुछ शासकों की चर्चा करें तो ये 2-3 शासक मिलते हैं। एक तो ये विजय मिलता है साथियों। ठीक है, ध्यान रखना, इसके बाद के शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अंतिम शासक इसे ही माना जाता है। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न अंतिम आए ना तो ध्यान रखना, इसके बाद में 1-2 व्यक्तियों का जरूर उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कोई प्रामाणिक नहीं है। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। तो हो सकता है प्रश्न में यही ऑप्शन मिल जाए आपको, तो इसी से आप लोग क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, अन्यथा ये प्रश्न आएगा नहीं। ठीक है, तो ये 2-3 व्यक्तियों के नाम हैं जो आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो विजय हो गया, एक चंद्रश्री, एक पुलोमा, है ना। वैसे इसी को भी पुलोमा, उसके पीछे हमने बात की थी, कहा जाता था। तो विजय, चंद्रश्री, श्री लगता है इनके बाद में, और एक है पुलोमा। इन शासकों की चर्चा तो जरूर मिलती है, लेकिन है ना,
कोई इनको विशेष माना ही नहीं जाता, अंतिम मानते ही नहीं है। इसलिए ये जो काल है मैंने बताया 270 का और इसका 203 का, तो ये काल शायद इनका कहीं रहा होगा, कहीं ये है ना शासन किया करते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो साम्राज्य है 300 वर्षों का साम्राज्य खत्म हुआ तो अलग अलग टुकड़ों में बंट गया, अलग अलग राजवंशों में। थोड़ी सी मैं आप लोगों को वो भी चर्चा बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मैं ये भी बता देता हूँ आपको। विजयश्री, चंद्रश्री, पुलोमा, ये बाद के शासक जरूर है, लेकिन शासनकाल इनका प्रामाणिक नाम, इनका उल्लेख कहीं पर ज्यादा मिलता नहीं है, इस वजह से इन्हें अंतिम शासक नहीं माना जाता। ठीक है, सातकर्णी वंश का साथियों विघटन हुआ। सातकर्णी वंश का विघटन, इसे हम कह सकते हैं विभाजन, यानी टूट गया। तो यहां पर ये कई भागों में बंटेगा। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखना, अपन बात किसकी कर रहे हैं, सातकर्णी वंश की। तो यहाँ पर ये स्वतंत्र राजवंश के रूप में स्थापित हो जाते हैं, फिर लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, इन्हीं के ही स्वतंत्र राजवंश की स्थापना। इनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे अपन लोग बात करें, एक तो यहाँ पर आपको मिलेगा अभीर, ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिलेगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, वैसे तो साथियों इक्ष्वाकु भगवान राम के वंशज का भी नाम है, ये मतलब वंश का नाम है, ये भी ध्यान रखना। और एक और आपको मिल जाएगा, अगर अपन बात करें गुट्टू सातकर्णी शब्द का उल्लेख मिलेगा जब आप आगे पढ़ोगे तो, है ना, चट्टू सातकर्णी, सॉरी चट्टू सातकर्णी। ठीक है, ये लीजिए चट्टू सातकर्णी राजवंश, ये भी राजवंश का नाम है, इसी की शाखा है, सारी बाद में अलग हो जाती हैं, आभीर और इक्ष्वाकु और चट्टू सातकर्णी। ठीक है, ये है कुंतल प्रदेश में रहने वाली थी ये, कुंतल प्लस आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसमें आता था, कुंतल जो क्षेत्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चट्टू सातकर्णी। ठीक है, अब मैं इधर वाले कुछ वंशों की कुछ इंपॉर्टेंट बात है मैं आप लोगों के लिए नोट करके लाया हूं, तो उसमें से लिखा देता हूं। एक तो साथियों आभीर, ये है ना, ये आभीर, इसका जो क्षेत्र था नासिक था, नासिक। ठीक है, नासिक आप सब लोग जानते हो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, और इसके संस्थापक एक याद कर लेना, ईश्वर सेन। कौन थे, ईश्वर सेन। ठीक है, तो ये भी ध्यान करना, ये इसके संस्थापक थे, संस्थापक, और संस्थापक का नाम है ईश्वर सेन। ठीक है, और ये लगभग 248 से 49 यहाँ पर मिलेगा ईस्वी में एक काम करता है ये बंदा, थोड़ा सा ध्यान रखना, कलचुरी चैदी, कलचुरी चैदी संवत की स्थापना करता है। ये प्रश्न आ सकता है, संवत की स्थापना, ये एक ही बात है इस वंश के बारे में जो मैंने यहाँ पर बता दी है। इक्ष्वाकु वंश की चर्चा करें साथियों तो थोड़ा सा इसमें देख लेना, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश वाला जो भाग है ये इसमें आता है। ठीक है, और एक इसमें थोड़ा सा यहाँ संशोधन करना, यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं लिख करके यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो थोड़ा सा वो आप संशोधन कर लेना। थोड़ा सा मैं और लिखा देता हूँ, फिर स्क्रीन से हट करके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संस्थापक श्री, यहाँ पर भी एक संस्थापक का नाम लिखना है, श्री शांतमूल, शांतमूल। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति का उल्लेख मिलेगा, श्री शांतमूल, ये संस्थापक है। और कहते हैं कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है इसके बारे में। और इसके एक पुत्र होता है और इस पुत्र का नाम होता है साथियों वीर पुरुष दत्त, वीर पुरुष दत्त एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, वीर पुरुष दत्त। ये भी कई वर्षों तक यहाँ पर शासन करता है और अंत में पल्लवों का अधिकार हो जाता है इस पर, किसका, पल्लवों का, पल्लवों का अधिकार, अंत में पल्लवों का यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, अधिकार। ठीक है, तो ये यहाँ की कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई है। तो देखिए अभी तक तो मैं स्क्रीन के आगे था, आपको देखने नहीं दिया, लेकिन अब आप देख सकते हो सातकर्णी वंश का विभाजन, स्वतंत्र राजवंश की स्थापना,
अबहीर, इक्ष्वाकु, चटु, सातकर्णी इत्यादि में बंट जाता है। हालांकि इनके ऊपर अधिकार करने वाला वाकाटक वंश है वो भी आता है। पल्लव लोग हैं, इनको है ना बाद में इनका भी दमन कर देते हैं। ठीक है, तो अबहीर नासिक महाराष्ट्र में है। संस्थापक ईश्वर सेन, अबहीर का ईश्वर सेन जरूर याद करना। इक्ष्वाकु शांत मूल, ठीक है, शांत मूल ये इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध ये करता है, वीर पुरुष दत्त है। इसकी इंपॉर्टेंट क्या चीज है ये भी है। 248-49 ईस्वी कलचुरी चेदी सम्मत की ये क्या करता है साथियों स्थापना। तो देखो 248-49 वो हमने बात की थी 300 वर्षों की, ठीक है। इसके तो हमने वहां पर भी लास्ट ना खत्म कर दी थी इसकी कहानी। तो ये और भी आगे क्या कर रहा है 203 से भी आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये इन वंशों को उसमें शामिल कर लिया गया 270 तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और इधर श्री शांत मूल की हमने बात कर लिया। अश्वमेध यज्ञ, उत्तर वीर पुरुष दत्त, पल्लवों का अधिकार हो गया। चटु, सातकर्णी, कुंतल महाराष्ट्र। अब 2-3 फैक्ट मैं आप लोगों के लिए अलग से लिख कर लाया था, उनको भी मैं आप लोगों को बताना जरूर समझूंगा। हाँ, जो चीज पीछे रह रही थी, बौद्ध साहित्य के अंदर साथियों, बौद्ध साहित्य के अंदर आपका एक शासक आपने पढ़ा था पीछे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। बौद्ध साहित्य में देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। बात है बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य मौर्योत्तरकाली तो है ये। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग को कहा गया हत्यारा। ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया भैया, हत्यारा कहा गया। ये हत्यारा क्यों कहा जाता था ये देखिए भैया, क्यों, क्या कारण था इसके पीछे। कहते हैं कि इसने है ना बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया था। अशोक के द्वारा बनाए गए बहुत सारे जो बौद्ध विहार हैं उनको नष्ट कर दिया था। 84,000 की बात हमने चर्चा की थी, है ना। बौद्ध विहारों को नष्ट, विहारों को नष्ट, इसने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक ये है ना जो अशोक ने बनाए थे ना, आपको याद होगा, मैं आपको याद करने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। अशोक है ना 84,000 आप लोगों को पता होगा जो बनाए थे, इसने कहते हैं नष्ट कर दिया था, ठीक है। और ये कहते हैं पुष्यमित्र शुंग भी अपने अभिलेखों में कहीं लिखाता है, ये घोषणा भी करवाता है कि मुझे अगर किसी बौद्ध भिक्षु की कोई धड़ काट के लाकर दे देगा, सिर काट कर लाकर दे देगा तो मैं उसे इतनी दिनारें दूंगा, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 500 दिनार, इस प्रकार के उल्लेख भी मिलते हैं। तो कहने की मतलब बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का कट्टर माना जाता है एक तरीके से, है ना। बौद्ध धर्म को ये मानता नहीं था, तो इसका मतलब ये भागवत धर्म का अनुयायी था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब एक तथ्य और है, शुंग काल में साथियों, ये पुष्यमित्र शुंग ही है, तो शुंग काल, शुंग काल में एक चीज याद करना, मनुस्मृति की रचना हुई है साथियों। मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना इसी काल में हुई है साथियों। ध्यान रखना, रचना इसी काल में हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है मनुस्मृति की साथियों, ठीक है। ये वही मनुस्मृति आप लोग जानते होंगे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी में है जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आप लोगों को बताना और जरूरी समझा। अब एक चीज और ध्यान रख ले, बता देता हूं, सातवाहन वंश के अंदर साथियों कार्ले की प्रसिद्ध गुफाएं और है ना अमरावती के स्तूप का निर्माण हुआ। किस वंश के समय, सातवाहन के समय। कार्ले की प्रसिद्ध गुफा एवं अमरावती, ऊपर लिखा हुआ पुनर्निर्माण की वहां चर्चा की थी, अमरावती स्तूपों का निर्माण इसी काल में हुआ है। तो ये तथ्य आप लोग याद करिएगा। इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को सारी की सारी बता दी है साथियों। कोई भी तथ्य है वो शेष नहीं रहा है। कुछ चीजें मैंने नोट करके भी आप लोगों को बताई है, तो आप लोगों को इसका फायदा होगा।
तो देखिए एक बात, बहुत साहित्य पुष्यमित्र शुंग हत्यारा बौद्ध बिहारों को नष्ट, अशोक 84,000 इसने नष्ट करवा दिया, इसलिए इसे शत्रु कहा जाता था। शुंगाल मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति यहाँ पर लिखी गई। सातवान कार्ले की प्रसिद्ध गुफा, सातवान काल में कार्ले की प्रसिद्ध गुफा एवं अमरावती स्तूपों का निर्माण। तो एक और वंश पूरा हो गया। और काल की मैंने आपको बता दी 300 वर्षों का इसका काल था, ये समाप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर कार्दमिक वंश, रुद्रदामन अपन चर्चा करेंगे, वो पल्लव, वाकाटक इत्यादि वंशों ने धीरे धीरे स्थान कर लिया और ये साम्राज्य फैल गया। जो मगध से शुरू हुआ था ना, तो पूरा सातवां आरंभ का तो हमने मगध की थोड़ी सी चर्चा की थी, उसके बाद कहीं मगध का नाम ही नहीं लिया। कारण क्या है, फिर ये है ना इससे विकेंद्र मतलब फैल गया, प्रसार हो गया इसका चारों तरफ, ठीक है। तो पहले तो मगध था, उनका केंद्र बिंदु था, लेकिन धीरे धीरे विस्तार हो गया हर जगह। तो दक्षिण भारत की ओर हम ज्यादा इसको स्कूप कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये था साथियों आपकी एक और कक्षा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।